8 अगस्त 1975 आधी रात के समय मध्य चीन के कुइशांग काउंटी में तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 2nd आर्टिलरी डिवीजन की एक यूनिट एक बड़े आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही थी। इसके पीछे मुख्य कारण था कि कुछ दिन पहले उत्तर चीन सागर में आए निना चक्रवात के चीनी महाद्वीप पर प्रवेश करने के कारण मध्य चीन के 2 प्रांतों में भारी बारिश हो रही थी। इसलिए पीएलए की इस विशेष यूनिट को बीजिंग में केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा हाई अलर्ट पर रखा गया था। इसी दौरान इस यूनिट के वायरलेस ऑपरेटरों को अचानक एक रेडियो संदेश मिला जो खतरे का संकेत देता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह संदेश पियांग से बीजिंग जा रहा था और शुमाडियन क्षेत्र में एक बांध के टूटने की चेतावनी दे रहा था। कुछ ही मिनटों में इस यूनिट को एक और आपातकालीन संदेश मिला जिसमें बताया गया कि शुमाडियन का विशाल बांध पूरी तरह से टूट चुका है। इससे बहने वाला बाढ़ का पानी छोटे बांधों को तोड़ते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था। उस समय तक बियांग में तैनात पीएलए यूनिट्स को इस खतरे की पूरी गंभीरता का एहसास नहीं था। जल्द ही अपनी ट्रकों में बैठकर सैनिक आपात स्थिति का सामना करने के लिए रवाना हुए। लेकिन शुमाडियन की ओर जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि भारी जल प्रवाह के कारण बड़ी संख्या में मानव और जानवरों के शव बहे जा रहे थे। यह दृश्य इतिहास में सबसे बड़े मानव निर्मित आपदा बानकियाओ बांध त्रासदी का था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस महान आपदा को कम्युनिस्ट चीन ने लंबे समय तक दुनिया से छुपाए रखा। इस वीडियो में हम इस आपदा और इसके पीछे के कारणों के साथ साथ इसके परिणामों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठभूमि 1958 से 62 के दौरान जब कम्युनिस्ट चीन में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव हो रहे थे, तब ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया। इस नीति के तहत चीन में एक बड़े औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस समय के एकमात्र नेता और चीन के सर्वोच्च शासक चेयरमैन माओ जेडोंग का यह सपना था कि देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक आय आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने कृषि से दूरी बनाकर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति पेश की। देश भर में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और बंजर जमीनें अधिग्रहित कर भारी उद्योगों और अनगिनत औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई। इस दौरान भारी मात्रा में पानी और बिजली की आवश्यकता वाले इस्पात संयंत्र और भारी इंजीनियरिंग कंपनियों का निर्माण हुआ। इन उद्योगों के लिए पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों ने चीन के सबसे बड़े वर्षा क्षेत्रों में विशाल जलाशयों रिसर्वॉयर के निर्माण की सलाह दी। इसके बाद माओ के नेतृत्व वाली चीनी सरकार ने पीली नदी और यांगत्जी नदी पर विशाल बांधों का निर्माण करने और उनसे जुड़े पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया। हालांकि जब इंजीनियरिंग विशेषज्ञों और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सिंचाई इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि टोंगबाई पर्वतों से निकलने वाली हुआई नदी, जो पीली और यांगत्जी नदियों के बीच से बहती है, में अगर इन बांधों का निर्माण नहीं हुआ तो बाढ़ का गंभीर खतरा रहेगा। इसके बाद चीन ने सोवियत संघ की तकनीकी मदद लेकर हेनान प्रांत के दक्षिण में स्थित शुमाडियान में बड़े जलाशय बनाने की योजना तैयार की। मध्य चीन के हेनान प्रांत में 1953 में बने बांधों बानकियाओ, शिमांडन और बैशवा के अलावा इन बड़े बांधों की सहायता के लिए लगभग 100 छोटे और बड़े बांध और जलाशय बनाने की योजना थी। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में जल प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके लिए चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने शुमाडियान जिले में जगह चिन्हित की और लगभग 500 सोवियत इंजीनियरों को इन बांधों और जलाशयों के निर्माण में मदद के लिए बुलाया गया। साथ ही बानकियाओ बांध की ऊंचाई बढ़ाकर उसकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने की योजना भी बनाई गई। उस समय चीन के पास बड़े बांधों और जलाशयों के निर्माण के लिए आवश्यक जटिल तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए विदेशी सहायता अनिवार्य हो गई। परिणामस्वरूप 1957 तक सोवियत संघ के पूरी देखरेख में शुमाडियान जिले की हुआई नदी और उसकी सहायक नदियों पर छोटे बांधों का निर्माण शुरू हुआ। माओ जेडोंग के अनुसार चीन की औद्योगिक प्रगति के लिए बिजली उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाना आवश्यक था। यही वजह थी कि उन्होंने इन परियोजनाओं में गहरी दिलचस्पी ली। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व उनके खास दोस्त और उस समय के उप प्रधानमंत्री तान झेनलिन को सौंपा गया। उन्होंने प्रसिद्ध जल विशेषज्ञ चेन शिंग के साथ मिलकर इन बांधों के निर्माण का काम आगे बढ़ाया।
चेन शिंग ने शुमाडियान में अधिक बांधों के निर्माण को लेकर चेतावनी। मध्य चीन के हेनान प्रांत में स्थित नदियों पर कई बड़े और छोटे बांधों का निर्माण करना चीनी सरकार की योजना थी, लेकिन इस परियोजना के मुख्य डिजाइनर चेन शिंग इससे जुड़ी संभावित खतरों और इसके परिणामों को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि शुमाडियान जैसी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील जगह पर इतने बड़े निर्माण कार्य क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वहां बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण मृदा कटाव और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने का खतरा भी था। चेन शिंग ने सरकार को चेतावनी दी कि इन परियोजनाओं में कई व्यावहारिक सुधारों की आवश्यकता है, विशेष रूप से बानकियाओ बांध की ऊंचाई बढ़ाने की योजना के साथ कम से कम 12 फ्लडगेट शटर बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बारे में एक पत्र केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को भेजा। यह पत्र बाद में उप प्रधानमंत्री तान झेनलिन के माध्यम से चेयरमैन माओ के कार्यालय तक पहुंचा, लेकिन माओ ने इस परियोजना की समीक्षा करने की कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने आदेश दिया कि बांध निर्माण तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही बांध पर केवल 5 फ्लडगेट लगाने का निर्णय लिया गया। चेन शिंग की चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इससे निराश होकर उन्होंने एक और पत्र उप प्रधानमंत्री को लिखा, लेकिन इसका भी वही परिणाम हुआ। माओ के निर्णयों की आलोचना करने के लिए एक जूनियर अधिकारी द्वारा दिखाई गई यह हिम्मत तान झेनलिन को क्रोधित कर गई। परिणामस्वरूप चेन शिंग को शुमाडियान डैम प्रोजेक्ट की सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया और चीनी जल संसाधन मंत्रालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। शुमाडियान में बांधों का निर्माण। चीन के सर्वोच्च नेता माओ जेडोंग की महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में प्रस्तुत शुमाडियान डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ देश के कई प्रतिष्ठित इंजीनियरों ने आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और पोलित ब्यूरो ने इन आलोचनाओं को किसी भी मंच पर चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। आलोचनाओं को या तो धमकियों से दबा दिया गया या फिर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। पार्टी ने यह संदेश साफ कर दिया कि माओ के फैसलों का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की दलील थी कि शुमाडियान जलाशय परियोजनाएं देश में आने वाले औद्योगिक क्रांति के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होंगी। जो लोग इसका विरोध करते हैं वे देश की प्रगति के दुश्मन हैं। सरकार ने पूर्व जल संसाधन मंत्रालय के निदेशक चेन शिंग को प्रोजेक्ट से हटाने के बाद पार्टी के अखबार में उनके खिलाफ प्रचार शुरू किया। यह साफ कर दिया गया कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन में पर्यावरणविदों, वरिष्ठ इंजीनियरों और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। 1957 में जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत हुई, उसी समय मध्य चीन में हुवाई नदी और उसकी सहायक नदियों पर लगभग 100 बांधों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। कम समय में ही इन परियोजनाओं को लागू किया गया, लेकिन निर्माण में तकनीकी गुणवत्ता की अनदेखी की गई। केवल 2 वर्षों में शुमाडियान क्षेत्र में सभी बांधों का निर्माण पूरा कर लिया गया। 1975 की 30 जुलाई को फिलीपीन सागर में बने नीन चक्रवात ने ताकत हासिल की और 3 अगस्त को ताइवान से टकराया। वहां विनाशलीला मचाने के बाद यह कमजोर होकर मध्य चीन की ओर बढ़ गया। इस चक्रवात के चलते मध्य चीन के प्रांतों में मूसलाधार बारिश हुई। हेनान प्रांत के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन और मिट्टी धंसने जैसी घटनाएं हुईं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। नीन तूफान ने हेनान और उसके आसपास के प्रांतों में करीब 19,410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ का कहर बरपाया। बियांग काउंटी में लगभग 800 मिमी बारिश हुई, जिससे रुह नदी में जल स्तर काफी बढ़ गया। इस कारण मुख्य जलाशय बानकियाओ बांध में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। बांध के जलाशय से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध के स्क्वीज गेट्स खोलने का फैसला किया, लेकिन बीजिंग स्थित सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के PLA जनरल्स ने इस पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि नीचे बसे गांवों को इससे अधिक खतरा होगा और बियांग काउंटी में तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की आपातकालीन टीम इस स्थिति को संभालने में असमर्थ होगी। इसके बावजूद बांध के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पानी इसी गति से बढ़ता रहा तो बांध ढह सकता है। उन्होंने तत्काल गेट्स खोलने की अनुमति मांगी और बीजिंग में आपात संदेश भेजा। हालांकि जल संसाधन मंत्रालय ने गेट खोलने का आदेश भेजा,
लेकिन खराब संचार प्रणाली के कारण यह आदेश समय पर नहीं पहुंच पाया। इस बीच बियांग काउंटी में बाढ़ राहत के लिए पास के क्यूशान से तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की 2nd आर्टिलरी डिवीजन ने केंद्रीय सैन्य आयोग (CMC) से विशेष सैन्य संचार चैनल के माध्यम से बानकियाओ बांध के शटर खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। हालांकि भूस्खलन और मिट्टी धंसने के कारण रूह नदी के जलाशय में गाद और मलबा जमा हो गया था, जिससे शटर समय पर नहीं खोले जा सके। 8 अगस्त 1975 को बानकियाओ बांध का जलस्तर अपनी अधिकतम भंडारण क्षमता 492 मिलियन क्यूबिक मीटर को पार कर गया। अधिकारियों ने कई प्रयासों के बाद बांध के 5 में से 3 शटर खोलने में सफलता पाई, लेकिन इस प्रक्रिया में वे केवल प्रति सेकंड 13,300 क्यूबिक मीटर पानी ही बाहर निकाल पाए। इसी बीच रूह नदी से ऊपर स्थित होंग नदी के शिमांडन बांध के टूटने की खबर नीचे की PLA इकाइयों तक पहुंची। शिमांडन से प्रति सेकंड 78,800 क्यूबिक मीटर पानी बानकियाओं की ओर बहने लगा। इस दबाव को बांध सहन नहीं कर पाया और उसमें दरारें आ गईं। कुछ ही मिनटों में दरारें बड़ी हो गईं और जोरदार धमाके के साथ बांध का जलाशय टूट गया, जिससे पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। बानकियाओ बांध के टूटने से आई बाढ़ दक्षिण हेनान तक तेजी से फैल गई। यह पानी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 7 मीटर ऊंचा था, जो 55 किलोमीटर तक तबाही मचाते हुए स्यूपिंग काउंटी तक पहुंच गया। इस भयंकर जल प्रवाह ने रास्ते में आई हर चीज को तबाह कर दिया। 55 किलोमीटर की लंबाई और 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई। हेनान प्रांत के 7 जिलों में बाढ़ से व्यापक तबाही मच गई। कम्युनिस्ट तानाशाही शासन होने के कारण सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए न तो प्रभावी कदम उठाए और न ही सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की। नतीजतन लाखों लोग इस आपदा में मारे गए। जो लोग इस जल प्रलय से बचे, उन्होंने भी लगभग 1 महीने तक भयंकर परिस्थितियों का सामना किया। बाढ़ के कारण बने दलदलों और गंदगी में फंसे इन लोगों में से अधिकांश जल्द ही संक्रामक बीमारियों से मर गए। जब तक सरकार को इस आपदा की भयंकरता का एहसास हुआ, तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। बानकियाओ बांध टूटने से करीब 2.5 लाख लोग मारे गए और लगभग 10 लाख लोग बेघर हो गए। इस तबाही ने चीन के कम्युनिस्ट शासन और विशेष रूप से माओ समर्थकों को गहरा झटका दिया। राहत कार्यों की शुरुआत बाद में हुई, लेकिन तब तक सब कुछ खो चुके लोगों के घावों पर मरहम लगाने में ये प्रयास नाकाफी साबित हुए। शुमाडियन क्षेत्र में 62 से अधिक छोटे और बड़े बांध ढह गए और 34 अन्य बांधों में भी क्षति हुई। इसके अलावा कुछ बांधों को वायुसेना ने बमबारी करके नष्ट कर दिया ताकि जल प्रवाह को मोड़ा जा सके, लेकिन इसके बावजूद पानी को नियंत्रित नहीं किया जा सका। इस कार्रवाई से बियांग काउंटी जैसे निचले क्षेत्रों में नुकसान और बढ़ गया। बानकियाओ आपदा के बाद शुमाडियन जिले को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अनुमान के मुताबिक यहां हुई आर्थिक हानि लगभग 513 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। करीब 100 बांधों के टूटने से हुए जानमाल के नुकसान और कृषि तबाही ने हेनान प्रांत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्रांत की सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए अन्य प्रांतों से आर्थिक मदद की अपील की, लेकिन उन्हें केवल 4 मिलियन डॉलर ही मिल पाए। यह सब कम्युनिस्ट शासन की कठोरता के कारण बाहरी दुनिया से छिपा रहा। बाद में 1987 में पत्रकार यू वेइमिन ने इस आपदा की सच्चाई सामने लाने वाली एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इसे चीन का महाबाढ़ कहा। उनकी रिपोर्ट्स और 1995 में प्रकाशित अन्य दस्तावेजों के बाद ही सरकार ने इस घटना के सारे तथ्य सार्वजनिक किए। बानकियाओ बांध दुर्घटना मानव इतिहास की सबसे भीषण डैम आपदा मानी जाती है, जिसने भयंकर तबाही मचाई और इसके कारणों व परिणामों को वैश्विक रूप से उजागर किया गया।